उसी के स्टूडियो में अमिताभ बच्चन जीतूराज के साथ। हाय अमित जी, हाउ आर यू, व्हाट्स अप? नमस्कार जीतूराज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और बुलाया। एंड व्हाट्सअप तो बाद में पता चलेगा। अच्छा, आजकल की जनरेशन, आई मीन यू आर ऑल्सो आजकल की जनरेशन, पर हम लोग सब एक दूसरे को इसी तरह से पूछते रहते हैं व्हाट्सअप व्हाट्सअप। तो अमित जी को कभी कभी ऐसे लगता है कि व्हाट्सअप का जवाब देना नहीं है बिल्कुल। नहीं, व्हाट्सअप मतलब क्या बोलूं मैं, आपके स्टूडियो में आऊँ यही आप है। अच्छा, तो वो टॉम हैंक्स जो हॉलीवुड का कलाकार है, वो कहता है कि वो अमिताभ बच्चन फैमिली के साथ काम करना चाहता है। ये क्या है? इंडियन फिल्म मैंने अभी यहाँ आते हुए अखबार में पढ़ा। He only knows the बच्चन फैमिली। वो देखिए, ये जब भी इस तरह का, ये मेरा मानना है कि उनको बताया गया होगा कि देखिए कोई भारतीय आपके साथ इंटरव्यू लेने आ रहा है, तो उन लोग क्या करते हैं, वो गूगल करते हैं कि यार प्रिपेयर्ड रहें, इंटरव्यू में करने जा रहा हूँ। तो गूगल करेंगे तो जाहिर है वो लोग पहले देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री क्या है। तो फिल्म इंडस्ट्री में जितने नाम आ जाएंगे, वो कौन क्या है, वो सब वो अपने अंदर जहन में रखेंगे, ताकि जब उनसे प्रश्न पूछा जाए तो वो लगे ऐसे कि वो सब ज्ञानी है इस बात की कि उनको भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ज्ञान है। अब कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा नाम ए से शुरू होता है, इसलिए गूगल में वो पहले आ गया होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसी के साथ काम करूंगा, वरना काम ही नहीं करूंगा। दूसरा मैंने सुना कि वो अभिषेक के साथ काम करना चाहते हैं, तो दूसरा एक और ए आ गया है। उसके बाद शायद वो आमिर या तब थे, शायद उनको वो भूल गए देखना, तो वहां तक उनकी नजर गई, तो इसलिए उन्होंने दो नाम ले लिए। इसमें कोई सत्य नहीं है, ये सब बेकार की बात है। ये सादगी है। जो स्टंट सीन्स हैं वो सारे के सारे तकरीबन आपने खुद ही किया। यू फोर्स्ड हिम कि मैं ही करूंगा। फोर्स तो नहीं किया। शुरू होने से पहले मैंने उनसे कह दिया, देखो भैया 70 के करीब पहुंच रहे हैं, अब ना भागा जाएगा ना कूदा जाएगा, तो संभाल के जरा जो कुछ भी एक्शन प्लान करना कीजिएगा। लेकिन आजकल बहुत से अच्छे अच्छे गैजेट्स आ गए हैं, यंत्र आ गए हैं। अगर आपको उड़ना हो, आकाश से कहीं से कूदना हो, तो वायर बांध करके आप आ जाते हैं। बड़ा सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत हैं। और फिर कैमरा की टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि लगता है कि बहुत भयंकर स्टंट किया है आपने, लेकिन हो जाता है वो किसी तरह। और स्टंट्स देखिए क्या है, बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टंट्स करना खतरनाक होता है, चोट लग जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत खतरनाक से खतरनाक स्टंट आप करते हैं, कुछ नहीं होता, और कभी कभी खड़े खड़े चोट लग जाती है। मैं अक्सर अपने जो मेरे साथ बीती उनकी चर्चा करता हूँ। कूली में जब मैं घायल हुआ, तो वो एक बहुत ही मामूली सा था, इसको न जाने कितनी बार, हजारों बार किया है, कुछ नहीं हुआ, उसमें लग गई चोट। और उसके एक दिन पहले ऐसे ऐसे स्टंट्स किए मैंने। रेलवे ओवर ब्रिज था, वहां की छत से ऐसे छलांग मार दी चलती ट्रेन पे, कुछ नहीं हुआ। फिर चलती ट्रेन के दरवाजे में से डाइव मार करके एक ट्रॉली जो चलती है ना प्लेटफॉर्म पे, लगेज की ट्रॉली, उसके ऊपर कूद के, फिर वो ट्रॉली उसी शॉट में वो नीचे सीढ़ियों पे चली जाती है। इतना सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। वो अचानक एक हादसा हो गया वहां। तो स्टंट ये जरूरी नहीं है कि अगर बहुत खतरनाक हो तो आपको चोट लग जाएगी। हाँ, कभी कभी लग जाती है, लेकिन आमतौर पर आप इतने प्रिकॉशंस हो गए कि आर्टिस्ट सेफ रहता है। क्या बात है। वाइल अमित जी स्पीकिंग, बेसाख्ता आप हमें वो इतिहास के उन पन्नों पर ले गए जहां पर आई थिंक अक्खा भारत, बिसाइड्स एनी राजनीतिक हैपनिंग, दिस वाज वन थिंग जो इतिहास से कभी नहीं मिटेगी, कि अक्खा भारत दुआगो हो गया था आपके लिए। अमित जी, आभार प्रकट करता हूँ। वो मुझे पता नहीं था कि इतने लोग जो हैं वो चाहने वाले हैं, और इतने लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं। लेकिन ये एक ऋण है मेरे ऊपर जो मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। पहली बात तो ये कि ये जो आप वर्णन कर रहे हैं जिस हादसे का, ये हुआ नहीं, कहीं पर ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं, और ना ही मैंने ऐसा सोचा। पुरी जगन्नाथ जो कि एक बहुत ही प्रख्यात डायरेक्टर हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु फिल्में बनाते हैं। पोखरी उन्होंने बनाई, इसका रीमेक हुआ था वांटेड, जिसमें सलमान ने काम किया। मेरे पास राम गोपाल वर्मा आए एक दिन, और उन्होंने कहा कि एक कहानी है और एक डायरेक्टर है, उसमें आपको अवश्य काम करना चाहिए। फिर मेरी मुलाकात हुई पुरी जगन्नाथ से, और मैंने कहानी सुनी। उसके बाद उन्होंने मुझे शीर्षक सुनाया, और मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। ओह दैट्स इट, बस। तो ये सारी अफवाहें हैं और क्या या अल्लाह, ये बड़ी गंदी अफवाह है। हम लोग ट्विटर पर जवाब देते देते थक गए। इनफैक्ट वो सेलिंग देम कि अमित जी आ रहे हैं तो उनसे खुद पूछेंगे कि या किसी के खिलाफ का गुस्सा है जो अमित जी। नहीं, आप वो ट्विटर वाला जितना भी जवाब है मुझे भेज दीजिए, मैं उनको देख लूंगा। यस, ही इज राइट देयर, वन ऑफ द मोस्ट इंटरनेट savvy dudes अमित जी। नहीं, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। मैं ब्लॉग लिखता हूँ, ट्विटर पे आता हूँ, और ईमेल वगैरह अपना खोल के उनका जवाब दे सकता हूँ, बस इतना ही। नो डोंट से, ये थोड़ा बहुत नहीं है, आप बहुत कनेक्टेड है नेट की दुनिया से। अग्रगामी सबसे अगर कोई कलाकार है, ब्लॉग लिखते हैं रेगुलर। अच्छा, यू वर वन ऑफ द फर्स्ट डूड जिसने मुंबई को बता दिया उस बोट के बारे में कि घर से नजर आई। क्या हुआ कि सुबह जा रहा था मैं डबिंग पे, मैं डबिंग करता हूँ बीआर स्टूडियो में, और घर से जुहू बीच के निकल के जाना पड़ता है। तो जब गया तो वहाँ कुछ नहीं था। कोई 15 मिनट बाद लौटा तो देखा एक बहुत बड़ा जहाज पहुंचा हुआ है वहाँ। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, तुरंत जाकर के मैंने उसको ट्वीट किया। डिड दैट थ्रो यू असंडर खौफजदा? हाँ, बहुत अचानक हो गया। तो मैंने कहा अभी तो था नहीं, अभी कैसे आ गया? फिर समझ में आ गया कि ये एक हादसा है या गलती हुई है, कहीं कुछ रन अग्राउंड हो गया है जहाज। फिर बाद में जब इसके डिटेल्स पता हुए तो पता चला कि एक्चुअली ये अनमैन्ड क्राफ्ट था, इसे कोई चला नहीं रहा था। ये टो हो रहा था गुजरात की तरफ स्क्रैप के लिए, और शायद रफ वेदर में वो जो उसकी तार थे या जो भी उसको बांध के रखे थे वो टूट गए। और भय ये था कि पहले वो ड्रिफ्ट कर रहा था सीलिंग की ओर, और हो सकता है वहां पर ज्यादा खतरा महसूस होता है। फिर जाकर के वो जुहू बीच पे आ गया। चलो ठीक है, अमिताभ बच्चन को दर्शन
देने के लिए वो जहाज वहां अभी भी मेरे लिए बहुत सारे लोग वहां पर फिर इकट्ठा हो गए और वहां तो अब एक नुमाइश लग गई है पूरी। अमित जी सचमुच कभी गुस्सा हुए हैं क्या? किसी को तोड़ा ओड़ा है? नहीं, तोड़ा ओड़ा तो नहीं है। अपने स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में छोटी मोटी बैटल्स हो जाया करती थी। हमारे स्कूल में जहां मैं था, शेरवुड कॉलेज नैनीताल में, वहां बॉक्सिंग कंपल्सरी इन द सेंस कि अगर आप बॉक्सिंग रिंग के अंदर जाते हैं तो आप अपने हाउस के लिए, अपना स्कूल जो है हाउसेज में डिवाइडेड रहता है, तो आप अपने हाउस के लिए 1 पॉइंट जीतते हैं। तो एंड में स्कूल के अंत में एक कप दिया जाता था जिसे कॉक हाउस कहते थे। ये जो पढ़ाई लिखाई, बिहेवियर, स्पोर्ट्स, सब कुछ मिला जुला करके जितने भी पॉइंट्स मिलते थे उस हाउस को, फिर उसको वो सबसे अव्वल दर्जे का कप मिलता था। तो वो संख्या बढ़ाने के लिए हम लोग सब बॉक्सिंग रिंग में जाते थे कि 1-1 पॉइंट तो मिल ही जाए। तो स्कूल में बॉक्सिंग वगैरह की, लेकिन क्योंकि मेरी हाइट जरा ज्यादा थी और वजन बहुत कम था, तो हाइट की वजह से मुझे उस कैटेगरी में डाल देते थे जो मुझसे ज्यादा बड़ा है, और वो सब बड़े हट्टे कट्टे लोग, बहुत मार खाता था मैं। तो बॉक्सिंग रिंग के अंदर बड़ी पिटाई हुई। लेकिन जिस दिन मेरा फाइनल बाउट था, मैं फाइनल तक पहुंच गया एक कैटेगरी में। जिस दिन मेरा फाइनल बाउट था, वो एक बहुत ही साइंटिफिक बॉक्सर का टाइटल उसको मिलने वाला था, यानी ही इज द बेस्ट बॉक्सर इन द स्कूल। तो ये सब लोग रात को, प्रिंसिपल साहब सब आए मेरे पास डॉर्मेट्री में, मुझे उठाया, Mr. Bachchan, it would be advisable that you withdraw from this tournament tomorrow because we don't want you to get killed. तो मैंने कहा ओके सर, फिर सो गया। उसके 15 मिनट बाद हमारा जो पीटी इंस्ट्रक्टर था वो आया, उसने कहा इफ यू डोंट गो इनटू द रिंग टुमारो आई विल किल यू। तो मैंने कहा ओके सर। तो बड़ी दुविधा में था, क्या करूं मैं, दोनों तरफ से मैं मरने वाला हूं। तो घुस गया रिंग के अंदर और जितना भी था दम उसको लगा करके उसके साथ लड़ा, हार गया। लेकिन द प्लकीएस्ट लूजर का मुझे कप दिया गया क्योंकि मैं जीत सकता था, हालांकि मेरी जो कैटेगरी थी वो बहुत नीची थी। तो तब से हमेशा यही सोचा हुआ है कि अगर कहीं पर लड़ना है तो एक बार घुस जाएंगे लड़ने के लिए, हार ही जाए लेकिन कम से कम मुकाबला करेंगे। क्या बात है। ऑन दैट पॉइंट लव यू अमित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जितराज जी फॉर हैविंग मी। लोगों पहले हमने पढ़ा था कि आप आकाशवाणी गए थे रेडियो करने के लिए। यू वांट टू शेयर द अनुभव विद द लेटेस्ट जनरेशन? क्या है कि देखिए, हमारे जमाने में माता पिता का एक वो रहता था कि भैया ग्रेजुएट हो जाओ। ग्रेजुएट होना एक बहुत बड़ी बात, तो किसी तरह मार काट करके ग्रेजुएट हो गए यूनिवर्सिटी जा करके। फिर उसके बाद क्या करें, नौकरियों का जरिया ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नौकरी कहीं मिलती नहीं। अपने पैरों पर खड़े होने की एक अभिलाषा होती है, माँ बाप की देखरेख करने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, और जब नौकरी नहीं मिलती तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो जहां कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी हम लोग वहां चले जाते थे। कई एक जगह गए, इंटरव्यूज वगैरह दिए, कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि यार ये ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज रीडर के जो एक वैकेंसी है और उसमें टेस्ट हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जाते वहां? तो मैं वहां गया और वो रिजेक्ट हो गया। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आप अंग्रेजी में रिजेक्ट हो गए, हिंदी वाला दे दीजिए। तो हिंदी वाले में भी गया, वहां भी रिजेक्ट हो गया। तो मैंने मान लिया कि भाई मेरी आवाज जो थी वो सूटेबल नहीं थी, चला आया। ये आवाज अगर सूटेबल है तो नाउ व्हेन यू लुक बैक, आई मीन नाउ रेडियोज ओपनड अप बिग टाइम। अभी इट विल बी ग्रेट टू हैव यू ऑन एफएम रेडियो। या मैं दरअसल आपकी मैंने कई बार तारीफ की है और अपने ब्लॉग पे भी आपके बारे में लिखा है। बड़ा कठिन काम है, मैं समझता हूँ किस तरह से आप लोग वो सब नॉब्स वॉब्स हिलाते हैं, कंप्यूटर देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कब मालूम है कि कितनी जगह में आपको कितना कुछ बोलना है। क्योंकि देखिए रेडियो और टेलीविजन ये दो ऐसे माध्यम है जहां पर अगर जरा सा भी गैप आ जाए या साइलेंस आ जाए तो ऐसा लगता है कि स्टेशन ही बंद हो गया। और उसको 24 घंटे चालू रखना, बोलते रहना, कुछ न कुछ कहते रहना, कुछ न कुछ आवाज आती रहना, ये बड़ा कठिन काम है। रेडियो जॉकी होना मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि कंटिन्यूसली आपको बोलते रहना है। उधर से कोई इनपुट आ रहा है, कोई न्यूज का इनपुट आ रहा है, वो भी देखना है, वेदर का रिपोर्ट हो रही, ट्रैफिक की रिपोर्ट हो रही, कोई लिसनर की आवाज आ रही है, उससे बात कर रहे हैं, उनके साथ आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि वही है दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो ये सब करना बड़ा मुश्किल काम होता है मैं समझता हूँ। और फिर उसके साथ साथ ये जितने भी आपके सामने नॉब्स हैं, क्या रे बाप रे बहुत ज्यादा है उनको संभालना, कौन सा गाना बजाना है कौन सा नहीं बजाना है, never be able to do that. And then pay attention to the celebrity. Yeah, exactly. If you have a celebrity in front of you, but I don't know how you do it. That's अमित जी इन अ क्रक्स। हमारी प्रतिष्ठा कुछ और बढ़ा दी उनके इन शब्दों ने। What about the women in this film? जितनी गर्ल्स हैं आपके साथ इस फिल्म में? जी, इसमें हेमा जी हैं मेरे साथ और रवीना टंडन। उसके बारे में ज्यादा बयान नहीं कर पाऊंगा जितराज जी, क्योंकि अगर बताऊंगा तो फिर कहानी जो है उसको बतानी पड़ेगी। लेकिन दोनों की भूमिका जो है वो बहुत अहम है और सही है, और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों। हेमा जी के साथ कई फिल्में हमने की हैं और बहुत ही डिग्निफाइड, बहुत ही ग्रेसफुल एक उनका व्यवहार रहा है। और रवीना के साथ तो मैं उनको बहुत छोटी सी थी जब, तब से देख रहा हूँ। उनके पिताजी रवि टंडन जी ने मेरी 2 फिल्में डायरेक्ट की थी, मजबूर और खुददार, और तब से वो सेट पे आया करती थी छोटी सी, तब से उनको देखता आ रहा हूँ। अब वो बड़ी हो गई हैं और शादीशुदा हो गई हैं, लेकिन जो रोल उनको मिला है बुढ़ा होगा तेरे बाप में, वो सही है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया। क्या बात है। एक बहुत बड़ा मूवमेंट है जो विमेन
जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन का दुनिया में शुरू हुआ है जिसे स्लट वॉक कहते हैं, वेयर ऑल द वुमेन आर गोइंग टू टेल मेन कि हमने क्या करना है, ये हम निर्णय लेंगे, आप पुरुष गए चूल्हे में। नाउ अगर अमित जी को कोई वुमेन को मैसेज देना है, नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी बिग इन इंडिया। व्हाइल आई एम स्पीकिंग विद यू, दिल्ली में प्लान हो रहा है जहां पर कई स्त्रियां इस तरह से मोर्चा निकालने वाली है। मैं अमित जी को मैंने देखिए, एक प्रजातंत्र में सबको अधिकार है कि वो अपने आप को और अपने विचारों को बहुत ही खुले तौर पर व्यक्त कर सके, उसमें मैं बाधा नहीं डालना चाहता हूं। लेकिन मैंने अब स्वयं अपने दिल में और बहुत पहले से ही इस बात को माना है कि स्त्री जो है या महिला जो है वो देश की 50% शक्ति होती है और हमारे जीवन में भी वो आधा हिस्से, अर्धांगिनी कहते हैं, देखिए उसको, उनका अपना एक महत्व है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आजकल हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं वो आगे बढ़, देखिए यहाँ पर देखिए कितनी महिलाएं खड़ी हैं, सब ये कहाँ पहले 10, 15, 20 साल पहले ये कहाँ ये काम करती। हमारे सेट के ऊपर मैं अभी देखता हूँ कि महिलाएं ज्यादा हैं, असिस्टेंट हैं, डायरेक्टर्स हैं, कैमरा असिस्टेंट्स हैं, ड्रेस डिजाइनर में लगे हैं, जगह जगह प्रोडक्शन में काम करती हैं। इट्स सच अ वंडरफुल थिंग टू सी दैट हैपन। देखिए हमारे घर में भी एक पुत्र है, एक पुत्री है। मैंने दोनों को कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि एक ज्यादा बड़ा है या एक कमजोर, और जया और मैंने ये तय कर लिया है कि अपनी मृत्यु के बाद जो कुछ भी हमारा छोटा बहुत होगा वो हम आधा आधा बांटेंगे, इक्वल अमाउंट टू द सन एंड टू द डॉटर, बिकॉज वी फील दैट दे आर इक्वल। हम मनोरंजन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वंस अगेन गोइंग बैक टू द सोशल नेटवर्क, कई लोग कह रहे हैं कि ये दिल्ली बिल्ली नाम की फिल्म आ रही है जिसमें आजकल की युवा पीढ़ी है बिंदास गालियां इस्तेमाल कर रही है, बट हियर्स अमित जी, जिनकी बुढ़ा होगा तेरा बाप में वो बीप बीप के साउंड्स आएंगे गालियों की जगह। हाँ, मुझे गाली देना अश्लीलता लगती है और मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरे मुंह पे वो शोभा देगा। वैसे भी मैं अपने निजी जीवन में गाली वगैरह देता नहीं हूँ, लेकिन अगर स्क्रिप्ट में ये बात आ जाती है तो मैं आमतौर पर कह देता हूँ डायरेक्टर से कि ये मैं नहीं बोल पाऊंगा, इसे आप बदल दीजिए। अगर वो नहीं बदल पाते हैं तो फिर फिल्म छोड़ देता हूँ मैं। लेकिन इस फिल्म में जब पूरी जगन्नाथ ने कहा कि देखिए यहाँ तो आपको गाली देनी होगी क्योंकि ये इस तरह के लोग हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो मैंने जब उनसे कहा कि मैं ये नहीं बोलूंगा तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप इसको बीप बोल दीजिए। तो जहां कहीं भी मुझे गाली देनी होती है मैं बीप का इस्तेमाल करता हूं, और अब वो एक उसको बीप जो है वो एक कैरेक्टर बन गया है। मैं नहीं समझता हूं कि ये आजकल की पीढ़ी जो कर रही है ये कोई गलत काम कर रही है। हो सकता है कि ये उनके बात करने का तरीका है, मैं उसे ये नहीं कहूंगा, उसको धिक्कारूंगा नहीं। हो सकता है आजकल की जनरेशन ऐसे बात करती, मैं नहीं कर पाता हूँ। अमिताभ बच्चन। अमित जी, बहुत सारी किताबें हैं आप पर, हम लोगों ने बहुत सारा साहित्य पढ़ा आपके बारे में। वो खुद अमित जी अब फुल फ्लेज, यानी हर बार जब आपसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत अनपढ़ा सा बाकी है, वापस कुछ लिखना है। तो अगर इज दिस द राइट टाइम जब अमित जी खुद आज तक के सारे अनुभवों को पेन करेंगे? लिखना जो है वो मुझे नहीं आता, और आत्मकथा लिखने में बहुत कमजोरी है मुझमें। मेरा कोई ऐसा लिखने लायक है नहीं। कोई और अगर मेरे ऊपर लिखता है तो मैं एतराज नहीं करता हूँ, लेकिन स्वयं उसको लिखूं ये मुझसे नहीं, तो मैं उससे दूर भागता हूँ।